हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की एक और डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। प्रीवियस सेशंस से हम बात करते आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस के ऊपर, और फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपनी खुद की मतलब कि ह्यूमन बींग्स की कि हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होती है। और हमने ये अब तक समझा है कि भाई हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी ब्लड वेसल्स के ऊपर, याद है कि नहीं? आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो अब इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में और आगे बढ़ें और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का तीसरा और जो आखिरी कंपोनेंट है हार्ट, उसे डिस्कस करें, मैं ये चाहती हूँ कि भाई प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उस टॉपिक के ऊपर आज अपन सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और इसीलिए आज के सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 12, और यही तो है हमारे आज के सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे डीपीपी नंबर 12। ठीक है, चलो आज के इस सेशन की कहानी को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुका है। अच्छा हाँ, इससे पहले कि हम सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करें, मैं ज़रा बात करना चाहती हूँ उन बच्चों से जो पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं, यानी कि वो बच्चे जिनको अभी तक भी ये नहीं पता है कि उन्हें टॉपिक वाइज डीपीपीज ये वाली कहाँ से मिल सकती हैं। तो अब वो बच्चे बेटा ज़रा मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे। मेरे हर एक वीडियो लेक्चर की जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे नीचे की तरफ, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक से आप उस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए टॉपिक की डीपीपी को डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। और ये जो हम आपको बेटा टॉपिक वाइज डीपीपीज दे रहे हैं ना, ये हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि इन डीपीपीज के हम आपसे चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। तो हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक होगी, वहाँ से टॉपिक वाइज डीपीपी को डाउनलोड कर ही लेना। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप उस डीपीपी को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। फिर जो सवाल नहीं बने हैं या जिनमें कुछ डाउट्स हैं, तो अपने सारे डाउट्स को आप क्लियर करने के लिए नेक्स्ट डे उस डीपीपी का सल्यूशन वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और हर टॉपिक के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डीपीपीज के थ्रू। और इसीलिए देखते देखते हम पहुंच चुके हैं अपनी डीपीपी नंबर 12 पर। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहती थी, मैंने दे दी है। अब हम एक काम करते हैं, अपने आज के जो सेशन की जो डीपीपी है उसके ऊपर वापस से आ जाते हैं। पहला सवाल हमारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, अब हम इसको और इंतज़ार नहीं करवाते हैं, फटाफट से देखते हैं कि भाई हमसे क्या पूछना चाह रहा है। हाँ, आ जाओ। आर्टरीज आर ओके, इस क्वेश्चन में आपसे आर्टरीज के बारे में पूछा गया है। पूछने दो, जो पूछना है पूछने दो, क्योंकि आर्टरीज हम समझ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ चुके हैं आर्टरीज के बारे में। तो कैसा भी सवाल आ जाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कर ले जाएंगे, है ना? आ जाओ। ऑप्शन ए बोलता है कि भाई आर्टरीज आर थिन वॉल्ड एंड द ब्लड फ्लोज अंडर डिमिनिश्ड प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन ए ये बोलता है कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जिनकी जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो थिन होती हैं और इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर में फ्लो करता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ऑप्शन ए बोल रहा है कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जिनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो लो प्रेशर में फ्लो करेगा। ओके। ऑप्शन बी, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। ऑप्शन बी बोलता है कि अरे नहीं, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जिनकी दीवारें मोटी होती हैं, वॉल्स थिक होती हैं और इनमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो अंडर हाई प्रेशर फ्लो करेगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ऑप्शन बी बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा, और लगभग हर डीपीपी वाले सेशन में आपसे मैं ये बोलती हूँ कि
सारे ऑप्शंस को, चारों ऑप्शंस को एक बार रीड करने की ना हैबिट आप अभी से डेवलप कर लो। क्योंकि क्या होता है कि पहले दो ऑप्शंस में ही अगर हमें एक सही स्टेटमेंट दिखता है तो हम क्या करते हैं, बस ऊपर के ऊपर वहीं के वहीं जो है ना मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। ये ब्लंडर नहीं करना है, सारे ऑप्शंस एक बार कायदे से रीड करो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी बोलता है कि भाई आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स जिनकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं, और इनमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो हाई प्रेशर में फ्लो करेगा। ओके। ऑप्शन डी बोलता है कि अरे नहीं, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जिनकी दीवारें मोटी होती हैं, लेकिन इनमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो लो प्रेशर में फ्लो करेगा। तो ये चारों ऑप्शंस मैंने आपको रीड करके बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। देखो बेटा, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी। हम पढ़ चुके हैं ना आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज क्या होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनकी दीवारें मोटी होती हैं, वॉल्स थिक होती हैं। क्यों, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आर्टरीज में जो ब्लड आता है ना, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर बहुत ही हाई होता है, और वो हाई प्रेशर वाला ब्लड जब आएगा ना आर्टरीज में, तो वो पता है क्या करेगा, वो ब्लड आर्टरीज की दीवारों के ऊपर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वो प्रेशर बेटा बहुत ज़्यादा होता है ना। तो उस हाई प्रेशर के कारण, ब्लड के हाई प्रेशर के कारण आर्टरीज की जो दीवारें हैं बेटा वो फट सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं। और ऐसा ना हो इसीलिए हमारी आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो अच्छी मोटी मोटी हो जाती हैं, ताकि कितने भी प्रेशर से ब्लड क्यों ना आ जाए आर्टरीज में, चाहे ब्लड आर्टरीज की दीवारों के ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों ना लगा दें, वो दीवारें फटेंगी नहीं, वो रप्चर नहीं होंगी। क्योंकि बेटा ऐसे ब्लड वेसल्स अगर फट गई, अगर उनकी दीवारें फट गई, रप्चर हो गई, तो बहुत दिक्कत हो जानी है। इसलिए जो हमारी आर्टरीज हैं वो डिज़ाइंड ही ऐसी होती हैं कि भाई दीवारें एकदम मोटी मोटी हो जाती हैं, ताकि जितने भी प्रेशर से ब्लड आए, ब्लड कितना भी क्यों ना प्रेशर लगा दें आर्टरीज की दीवारों के ऊपर, दीवारें बर्दाश्त कर लें, ये ना हो कि फट जाएं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, कि आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच हैव थिक वॉल्स एंड द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन देम। ठीक है, चल, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों ने भी ऑप्शन बी ही मार्क किया होगा, और जिस बच्चे ने ऑप्शन बी के अलावा कोई और ऑप्शन मार्क कर दिया है, जैसे कि ऑप्शन ए, सी या डी, मतलब कि अगर उसका ये सवाल गलत हो गया है तो वो उदास नहीं होगा, सैड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना भाई। अभी हम क्या कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो प्रैक्टिस में गलतियां अलाउड होती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। आज आपसे ये सवाल गलत हुआ है तो आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ यार, मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था डीपीपी में तो गलत हो गया था, इसका सही आंसर तो कुछ और था। अब अगर यही सवाल आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाए, प्री बोर्ड में आ जाए, या हाफ ईयरली में आ जाए, या पीरियोडिक टेस्ट में आ जाए, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होगा कि अरे यार, डीपीपी में मैंने ये सवाल जो है गलत कर दिया था, इसका सही जवाब ये नहीं होगा, ये होगा। तो फिर आप क्या करोगे, अपने स्कूल एग्जाम में फिर सही ऑप्शन मार्क करके आओगे। तो गलतियां हो रही हैं, होने दो, मतलब ये नहीं कि जानबूझ के गलत ऑप्शन मार्क कर रहे हैं, वो भी नहीं है ना। लेकिन अगर गलतियां हो रही हैं, 10 में से, जैसे कि हर डीपीपी में आपको 10 सवाल देती हूँ, तो अगर 10 में से अगर आपके 5 भी गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 तो सही है ना। और जो गलत हुए हैं नेक्स्ट टाइम से वो भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आपकी मिस्टेक समझ में आ जाएगी कि भाई हमने यहाँ पर क्या गलती करी थी। कूल, चल, इसी खुशी में हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है आज वो देखते हैं। इन द वेन्स के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, तो कैसा भी सवाल आ जाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कर ले जाएंगे। क्या बोलती है जनता, इन द वेन्स द ब्लड इज अंडर लो प्रेशर एंड द ब्लड फ्लो डैश ड्यू टू दिस प्रेशर। सवाल खुद ही बोल रहा है, मतलब देखो पिछले सवाल में तो आपसे पूछा गया था कि बताओ कि आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड जो फ्लो करेगा है ना, उसका प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, कैसा होता है प्रेशर, है ना, ब्लड का जो आर्टरीज में फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर तो सवाल में ही आपको जानकारी दे दी गई है कि वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर
ब्लड होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वेन्स में जो ब्लड फ्लो करेगा बेटा उसका प्रेशर कम रहेगा। उसके कारण वेन्स में ब्लड का फ्लो कैसा होता है? ऑप्शन ए स्लो, ऑप्शन बी रैपिड, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंटली, या लास्ट ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है, आपके पास एक पाइप है बेटा, अपन सभी के घरों में एक प्लास्टिक का पाइप तो होता ही है ना। तो सपोज आपके पास वही एक प्लास्टिक का पाइप है, ठीक है, आपने उसको क्या करा है, एक नल से जोड़ दिया है, ठीक है, एक नल से आपने उसको जोड़ दिया है। अब नल देखो मैं बनाने की कोशिश तो करूँगी टैप, ठीक है, वो कितना अच्छा बन पाए कितना नहीं इसकी गारंटी मैं आपको नहीं देती हूँ ठीक है, लाइक दिस। तो ये है एक टैप, ठीक है, और आपने उसको क्या करा है, मतलब प्लास्टिक का पाइप लिया और उसको आपने इस टैप के साथ कनेक्ट कर दिया है। टैप आपने ओपन किया तो पानी आना शुरू हुआ इस पाइप में बेटा, पानी आना शुरू हुआ लाइक दिस, ठीक है, ये देखो पानी आ रहा है पानी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए बेटा, लाइक दिस, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अगर आपने एकदम फुल स्पीड पर नल खोल दिया, मतलब आपने अगर नल पूरा खोल दिया तो क्या होगा, फुल स्पीड पर पानी इस पाइप में आना शुरू करेगा। तो जब बहुत ही प्रेशर के साथ फुल स्पीड के साथ पानी आएगा इस पाइप में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इसे जर्क लग रहा है ना, जर्क लग रहा है, जर्की मोशन रहेगा। और वहीं अगर आप थोड़ा सा नल खोलो कि बहुत ही कम पानी आना शुरू हो पाइप में, एकदम कम स्पीड में कम प्रेशर पर पानी आ रहा है पाइप में, तो आप उसका फ्लो देखोगे कि बहुत ही स्मूथ हो रहा है, कोई जर्क नहीं लग रहे हैं, है ना। अगर प्रेशर या स्पीड बहुत ज़्यादा होगी पानी की, तो जब वो पाइप में फ्लो करेगा ना, तो एक जर्की मोशन जो है हमें एक्सपीरियंस होगा पानी का, कि कभी पानी एकदम भड़ाम से जाता है, कभी स्लो हुआ, कभी एकदम ज़ोर से आ गया, ऐसा। और अगर पानी आ रहा है कम स्पीड पर या कम प्रेशर पर, तो पानी आराम से धीरे धीरे क्या करेगा, फ्लो करेगा, स्मूथली फ्लो करेगा, कोई भी जर्क वगैरह नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बेटा, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये पाइपलाइंस ही तो होती हैं जिनमें कि ब्लड फ्लो करेगा। तो वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें कि जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर बहुत ही कम होता है, और क्योंकि प्रेशर कम होता है इसीलिए वेन्स में ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ही स्मूथ होता है और स्लो होता है ना, आराम आराम से, धीरे धीरे, जर्क नहीं लगेंगे। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए स्लो, ठीक है। चलो, इसी अच्छी बात पर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले के जो 2 सवाल थे वो थे ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू आप बोल सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, मार्क कर रहे थे ऑप्शन ए बी सी या डी, है ना ऐसा, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, हाथ चलाने पड़ेंगे। क्या बोला जा रहा है, वाई आर आर्टरीज थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक। तो इस सवाल का जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि आर्टरीज की दीवारें मोटी क्यों होती हैं, इलास्टिक क्यों होती हैं। उसका रीज़न बस इतना सही है बेटा कि आर्टरीज में जो ब्लड आता है वो बहुत ही हाई प्रेशर में आता है, या आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है उस ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और वो ब्लड क्या करेगा, वो ब्लड आर्टरीज की दीवारों के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, है ना, जैसे कि सपोज ये क्या है, एक आर्टरी है, दिस इज़ आर्टरी, और ये आया इसमें ब्लड बहने के लिए, ये आया ब्लड बहने के लिए, ठीक है। अब ये जो ब्लड आया है बेटा, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये हाई प्रेशर ब्लड होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत हाई रहता है। कितना गंदा लिख दिया ना ये, हाई। और फिर यही ब्लड क्या करेगा, आर्टरीज की दीवारों के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। ये जो ब्लड आया ना, ये क्या करेगा, आर्टरीज की दीवारें हैं, इनके ऊपर एक ऐसे बाहर की तरफ ऐसे धक्का मारेगा, इनको प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर से ये फट सकती हैं। ऐसा ना हो इसीलिए आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं वो इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं कि लो, अब कोई हमारे ऊपर अंदर से कितना भी प्रेशर लगा दे, हम फटेंगे नहीं, ठीक है। सो
आर्टरीज, यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि आर्टरीज रिसीव द ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट with lots of pressure, hence to tolerate and sustain this pressure they are thick walled and elastic. और सवाल ये भी बन सकता है कि भाई आर्टरीज में, चलो ठीक है मान लिया कि आर्टरीज में जो ब्लड आया है वो हाई प्रेशर पर आता है, पर क्यों? वेन्स में हम बोलते हैं कि प्रेशर कम रहता है ब्लड का, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई क्यों रहता है? क्योंकि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। भाई अपना हार्ट क्या है? हार्ट अपना एक पंपिंग ऑर्गन है ना, इसका काम क्या होता है कि जो भी ब्लड आता है हमारे हार्ट के पास, उसको वो फचाक करके, मतलब प्रेशर के साथ क्या करता है, अपने आप से बाहर निकाल देता है। आई बात समझ में? तो हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट क्या है, इट्स लाइक अ मोटर। मोटर क्या करती है, कितने तेज़ी से पानी को फेंकती है ना? कि आपने नीचे टंकी रखी हुई है, आपको ओवरहेड टैंक में पानी चढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, एक मोटर लगा दोगे। मोटर क्या करेगी, मोटर नीचे का पानी ज़ोर ज़ोर से ऊपर फेंकेगी, तो आपका जो ओवरहेड टैंक है वो भर जाता है। तो हार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा, पंप करता है ब्लड को, जो भी उसके पास आया है, जैसा भी ब्लड आया है वो उसको पंप आउट कर देगा। तो इतना जो हाई प्रेशर वाला जो ब्लड है बेटा, उनको आर्टरीज ही लेकर के आती हैं हार्ट से, कहाँ, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक फैला देती हैं, है ना? मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी, अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक MCQ आ गया है। A layer of single cells is found in which of the following? सिंगल सेल्स की लेयर बेटा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ब्लड कैपिलरी में, ऑप्शन बी आर्टरी में, ऑप्शन सी वेन्यूल में, या लास्ट ऑप्शन डी वेसल्स में। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए ब्लड कैपिलरीज। बेटा ब्लड कैपिलरीज होती क्या है? एक टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो बहुत पतली होती हैं। एक्चुअली देखो होता क्या है, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर भी अपन रिवाइज कर लेते हैं। होता ये है कि जैसे कि ये आई है एक आर्टरी, ठीक है, ये आई है एक आर्टरी, ये डिवाइड हो जाती है अपनी और पतली पतली ब्रांचेस में, और इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल्स बोलते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या है, विनियोल है। तो विनियोल क्या है बेटा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको आर्टेरियोल्स का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो आर्टरी डिवाइड हो जाती है अपनी पतली पतली और ब्रांचेस में, और फाइन ब्लड वेसल्स में, जिनको अपन क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आर्टेरियोल्स भी आगे जाकर के और पतली पतली ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड कर जाते हैं। ये देखो, इन आर्टेरियोल्स के भी बेटा पतली पतली ब्रांचेस बन चुकी हैं लाइक दिस। ठीक है, तो आर्टरी आई, डिवाइड हो गई आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स आए वो और फर्दर पतली पतली, बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स में या ब्रांचेस में डिवाइड कर गए, और इन्हीं फाइन ब्लड वेसल्स को या ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। इन्हीं को तो अपन बोलते हैं कैपिलरीज। ये क्या करेंगी कैपिलरीज? एक ऑर्गन के अंदर घुस जाएंगी, उसके आसपास एक बढ़िया सा नेटवर्क बना लेंगी, ताकि ऑर्गन के जो सेल्स हैं, सेल्स और कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उनके बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो पाए। भाई जो ऑर्गन के जो सेल्स हैं बेटा, उनको तो सब्सटेंसेस चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनके पास वो बाहर निकाली, मतलब ब्लड में देनी है। तो इस तरीके से जो ऑर्गन के जो सेल्स हैं उनका और ब्लड के बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कंपलसरी है होना। तो इसीलिए क्या करेंगी, ये ब्लड कैपिलरीज जा करके ऑर्गन के अंदर घुस जाएंगी, उसके अराउंड बढ़िया सा नेटवर्क बना लेंगी, ताकि ऑर्गन के सेल्स और इनमें फ्लो होने वाला जो ब्लड है उनके बीच में प्रॉपर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है बेटा, ये जो कैपिलरीज होती हैं ये एक बार फिर से ज्वाइन कर जाती हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज एक बार फिर से ज्वाइन कर जाएंगी लाइक दिस। ये कैपिलरीज एक बार फिर से कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर जाएंगी लाइक दिस। ये देखो
कुछ इस तरीके से फिर से ऐसे ज्वाइन कर जाएंगी, ठीक है। ये दिख रही है कैपिलरीज, ये पूरी बेटा कैपिलरीज ही हैं। ये क्या कर गई, देखो पहले आर्टेरियोल आया, वो डिवाइड हो गया फाइन ब्रांचेस में, उनको अपन ने क्या नाम दिया, कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज के ब्लड और ऑर्गन के सेल्स के बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हुआ। फिर उसके बाद में ये कैपिलरीज एक बार फिर से ज्वाइन हुई तो क्या बन गया, एक कंपैरेटिवली मोटी ब्लड वेसल बन गई, एक मोटी ब्रांच बन गई ब्लड वेसल की, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, विनियोल। इसी को तो अपन बोलते हैं विनियोल। ऐसे ही और भी कई सारे विनियोल्स आएंगे और ज्वाइन होकर के एक और मोटी ब्लड वेसल बना लेंगे, जिसे हम बोलते हैं वेन। तो आर्टरी डिवाइड हुई आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स डिवाइड हुए फाइन ब्रांचेस में, जिनको अपन ने बोला कैपिलरीज। ये कैपिलरीज एक बार फिर से ज्वाइन करेंगी, बन जाएगा क्या, एक कंपैरेटिवली थिकर या मोटा ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल, जिसको हम बोलेंगे विनियोल। ऐसे ही कई सारे विनियोल्स ज्वाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, एक और मोटी ब्लड वेसल बन जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे वेन, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं बेटा, ये बहुत ही पतली होती हैं। क्यों पतली होती हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि भाई कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है और जो ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होना है, वो भी कैसे, डिफ्यूजन से। तो बेटा डिफ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेन पतली होनी चाहिए ना। अगर कैपिलरी की जो वॉल्स हैं वो इतनी मोटी मोटी हो जाएंगी तो कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है उसमें से सपोज जो ग्लूकोज है उसको कहाँ जाना है, बॉडी के सेल्स में जाना है डिफ्यूजन से। तो ग्लूकोज बोलेगा कि भैया हम कैपिलरी के बाहर कैसे निकले, चलो जो अपने बॉडी सेल्स हैं उनके पास, तो क्योंकि हम एनिमल्स हैं तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ऑक्सीजन जो है या जो ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज है कैपिलरीज के ब्लड में, वो बोलेगा कि भैया हमको जो है बॉडी के सेल में जाना है, ऑर्गन के सेल में जाना है। चलो ऑर्गन के सेल के पास तो केवल एक ही कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको तो हम क्रॉस कर लेंगे, लेकिन इस कैपिलरी से हम बाहर कैसे निकलें, इसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं कि निकल ही नहीं पा रहे हैं बाहर। तो इसीलिए कैपिलरीज की बेटा दीवारें पतली होना बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है। और इसीलिए कैपिलरीज की जो दीवारें होती हैं बेटा, वॉल्स जो होती हैं कैपिलरीज की, वो सिंगल लेयर्ड थिक होती हैं। सिंगल लेयर्ड थिक होने का मतलब क्या है कि सेल्स की एक लेयर होती है। इनकी जो दीवार है ना बेटा, जैसे कि आपको दिख रही है ये कैपिलरी, इसकी जो दीवार है वो सेल्स की केवल एक ही लेयर की बनी होती है। ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स, मतलब कि स्क्वैमस एपिथेलियम बेटा टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट चपटे चपटे, है ना, सिंगल लेयर में अरेंज्ड। तो ये देखो एक ही सेल्स की लेयर बन गई है और उस लेयर से क्या हुआ है, देखो कैपिलरी की दीवार बन गई है। ये देखो सामने वाली दीवार कैपिलरी की, अगेन सेल्स की एक सिंगल लेयर है और उसी से क्या हुआ है, सामने वाली दीवार बन गई है। तो डिफ्यूजन होता रहा है, इसीलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, ब्लड कैपिलरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ वॉल्व्स इन वेन्स। वेन्स में बेटा वॉल्व्स का क्या रोल होता है, अगेन आपके पास आ गया एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते हैं, वेन्स में होते हैं। व्हाई? जवाब बहुत ही आसान है और अभी पिछले सवाल में हम वो चीज़ डिस्कस कर भी चुके हैं। हमको पता है कि वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर ब्लड होता है, मतलब कि वेन्स में जो ब्लड आएगा उसका प्रेशर बहुत कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण आप बोल सकते हो कि ब्लड ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा वेन्स की दीवारों के ऊपर। तो इसीलिए वेन्स की दीवारें भी क्या होती हैं, पतली होती हैं। वो वेन्स बोलती हैं कि भाई देखो जो हमारे अंदर ब्लड आ रहा है ना, वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाता है वेन्स की वॉल्स पर, तो वॉल्स पतली हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा अब क्योंकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कम है, तो चांसेस हैं कि जो ब्लड वेन्स में बह रहा है, फ्लो कर रहा है, वो अपने मूवमेंट डायरेक्शन जो है मूवमेंट का, उससे थोड़ा सा भटक जाए। यानी कि जैसे कि सपोज ये वेन है, ये वेन है, ठीक है। अब इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ब्लड फ्लो हो रहा है लाइक दिस, ठीक है। ब्लड को जाना कहाँ है, ब्लड को जाना है इस डायरेक्शन में, या एक काम करो ना, इसको वैसा बना लो, ऊपर की तरफ बनाओ। ये है वेन, ठीक है, और इसके अंदर ये है ब्लड, ये है ब्लड। कहाँ जाना है बेटा इस ब्लड को, ऊपर जाना है बॉडी में, बॉडी में ऐसे ऊपर की तरफ इस ब्लड को जाना है, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रेशर बहुत कम है ब्लड में, प्रेशर मतलब इसका बहुत ही कम है, ब्लड का प्रेशर बहुत ही कम है वेन्स में। तो चांसेस है कि जब ये ब्लड
अगेंस्ट द ग्रेविटी जा करके बॉडी में ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो क्योंकि प्रेशर कम है तो चांसेस ये बनते हैं कि या तो ये मतलब रुक जाए, है ना, या रुकते रुकते और गंदी सिचुएशन ये उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाए, क्योंकि प्रेशर कम है ना। अगर आप नल फुल स्पीड पे खोल देते हो, पानी प्रेशर से और फुल स्पीड में जो ना पाइप में बहने लग जाता है, तो वो पानी वापस नहीं आता, उसका बैक फ्लो नहीं होता। और वहीं अगर आप नल थोड़ा सा खोलो, पानी बहुत ही कम स्पीड में प्रेशर में जो ना पाइप में फ्लो करे, तो जहाँ आपने पाइप को ऐसे ऊपर उठाया पानी आना बंद हो जाता है। कभी ये ऑब्जर्व करा, कभी एक्सपीरियंस करा है कि नहीं करा है? काम करो, सबके घरों में नल होंगे, सबके घरों में पानी का पाइप होगा। आज पानी के पाइप से आप खुद पौधों में जाके पानी दो, और ये चीज़ करके देखना कि अगर नल पूरा खोला है, पाइप में पानी फुल स्पीड पर आएगा, प्रेशर से आएगा, तो पाइप को आप कितना भी ऊपर ले जाओ, अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी आता रहेगा उस पाइप से। और वहीं आप क्या करो, नल को थोड़ा सा खोलो, ताकि जो पानी में जो पानी आए पाइप में उसकी स्पीड कम रहे, प्रेशर कम रहे। और फिर क्या करो, पाइप को ऐसे ऊपर उठाओ, तो आप देखोगे कि पानी आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि नल बंद हो गया, नल तो चालू था, नल चालू था, लेकिन जो पानी आ रहा है पाइप में उसका प्रेशर कम था, उसकी स्पीड कम थी, तो पानी ऊपर चढ़ ही नहीं पाता। अगर आपने पाइप को ऊपर उठा लिया अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता बेटा। तो यहाँ पर भी तो ये हो सकता है ना, उल्टा क्या होगा, पानी नीचे गिरने लग जाता है, बहने लग जाता है। कि पानी बोलते हैं कि भैया ऊपर नहीं आ पा रहे, हम तो वापस नीचे जा रहे हैं। अब मोटर तो लगा नहीं सकते हम अपनी बॉडी में, है ना। तो वही है कि वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर बहुत ही कम रहता है। तो चांसेस है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जब कभी ब्लड वेन्स में हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ फ्लो करे, तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में दोबारा से नीचे आ सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। और इसीलिए बैक फ्लो ना हो, वेन्स में क्या होता है बेटा, वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व, ठीक है। ऐसे देखो वॉल्व लगे होते हैं, लाइक दिस, ये देखो ये वॉल्व लगा हुआ है वेन में, कि केवल एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, ब्लड बहेगा एक ही डायरेक्शन में। और अगर कभी ये ब्लड सोचे कि नहीं यार मैं तो घूम के वापस आ जाता हूँ, बैक फ्लो, तो ये क्या होगा बेटा, वॉल्व वैसे बंद हो जाएंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे वॉल्व, ताकि ब्लड नीचे ना आ पाए, ऊपर है तो ऊपर ही जाता रहे, बैक फ्लो ना हो, ठीक है। तो यही रीज़न है। और क्या, दे प्रिवेंट, दे मतलब वॉल्व्स prevent the backflow of blood, especially when it moves against the gravity and under low pressure. Especially कब, जब blood against the gravity move कर रहा हो, मतलब वही बॉडी में ऊपर की तरफ आ रहा हो, और क्योंकि प्रेशर कम है तो इसलिए वॉल्व ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने इस सवाल का सही। चलो, इसी खुशी में हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखो क्या पूछ रहे हैं हमसे, What does the pulmonary artery carry? Pulmonary artery बेटा क्या कैरी करती है? ऑप्शन ए, deoxygenated blood from heart to the lungs. ऑप्शन बी, deoxygenated blood from lungs to the heart. ऑप्शन सी, oxygenated blood from heart to the lungs. या लास्ट ऑप्शन डी, oxygenated blood from the lungs to the heart. आर्टरीज क्या होती हैं बेटा? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएं, कि हार्ट में जो ब्लड आया है उस ब्लड को पूरी बॉडी में या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है ले जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है। तो ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है, ठीक है। जनरली जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अच्छा, ये जो पल्मोनरी वर्ड है ये अपन कब यूज़ करते हैं, फॉर लंग्स, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो देखते हैं कि अच्छा पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब कि एक ऐसी आर्टरी का तो काम ही होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाना। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक ऐसी ब्लड वेसल है या एक ऐसी आर्टरी है जो ब्लड को हार्ट से कहाँ लेकर के जाएगी, लंग्स तक लेकर के जाएगी। क्यों? क्योंकि नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो डेफिनेटली भाई आर्टरी है तो वो तो ब्लड को हार्ट से दूर ही लेके जाएगी। कहाँ लेकर के जाएगी, तो क्योंकि वर्ड जुड़ा हुआ है पल्मोनरी, यानी कि लंग्स तक लेकर के जाएगी। वो भी कौन सा, ऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि जो अपनी आर्टरीज होती हैं वो तो क्या करती हैं, जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन सी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे कि पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेगी फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। पर क्या ये सही होगा? नहीं,
ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है। नो डाउट पल्मोनरी आर्टरी भी ब्लड को हार्ट से दूर ही लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? लंग्स तक ही लेकर के जाएगी, बट वो ऑक्सीजनेटेड नहीं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक एक्सेप्शन है। जनरली हमारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है। आर्टरी होते हुए भी ब्लड को लेकर के जाएगी वो हार्ट से कहाँ? लंग्स तक, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, ना कि ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास, जहाँ पर क्या होगा? उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। ठीक है, तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। एक्सेप्शंस बेटा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कैपिलरीज इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कैपिलरी से रिलेटेड, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है ना, करेक्ट पूछा है, करेक्ट। ऑप्शन ए, इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, बिल्कुल सही बात है। कैपिलरीज जो होती हैं बेटा वो एक कनेक्टिंग लिंक का ही तो काम करती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आप खुद ही देखो ना यहाँ पर, ये देखो, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही। आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में देखो कनेक्टिंग लिंक कौन बनता है? कैपिलरीज ही तो बनती है ना। कि आर्टरीज आई, डिवाइड हुई आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स डिवाइड हुए, क्या बन गए? ब्लड कैपिलरीज बन गई। ब्लड कैपिलरीज एक बार फिर से क्या हुई? यूनाइट हुई, और इस यूनियन से क्या हुआ? कंपेरेटिवली थोड़े से मोटे ब्लड वेसल्स के ब्रांचेस बन गए, जिनको अपन क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स। ये वेन्यूल्स आगे जाकर के अल्टीमेटली ज्वाइन कर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? वेन्स बन जाएंगे। तो आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में देखो कैपिलरीज क्या होती हैं? कनेक्टिंग लिंक होती हैं कि नहीं होती हैं? अरे बिल्कुल होती हैं भाई, मना मत करो। नेक्स्ट क्या था स्टेटमेंट? दीज आर डीपली पेनिट्रेटेड इनसाइड द टिश्यूज, बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो कैपिलरीज होती हैं इनका काम क्या है? कैपिलरीज का काम ये है कि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड और बॉडी के जो टिश्यूज हैं, उनके जो सेल्स हैं, उनके बीच में एक्सचेंज करवाना सब्सटेंसेस का। तो कैपिलरीज कहाँ पाई जाएंगी बेटा? बॉडी के एकदम अंदर पाई जाएंगी ना, डीपली सीटेड होंगी, ऊपर ऊपर थोड़ी ना पाई जाएंगी, अंदर पाई जाएंगी टिश्यूज के लेवल पर, सेल्स के लेवल पर, ताकि सेल्स और ब्लड के बीच में क्या हो? सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो पाए। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है? हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। अरे यही तो फंक्शन होता है हमारी कैपिलरीज का, यानी कि ए, बी एंड सी तीनों सही है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन डी को लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ दी अबव। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सारे ऑप्शंस एक बार रीड करने की हैबिट डेवलप कर लो अभी से, वरना क्या होगा? पहला ऑप्शन सही दिखा, उसी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे कि हाँ 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 कनेक्टिंग लिंक होती है क्या कैपिलरीज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अरे वो तो छोड़ो, वो तो सही है, लेकिन नीचे के दो भी तो सही थे ना, तीनों ही सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ब्लड वेसल डज नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ब्लड वेसल्स आपको दी हुई है यहाँ पर बेटा, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं करती है। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी वेना केवा, ऑप्शन सी हेपेटिक वेन, या लास्ट ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी को आप जानते हो, है ना? पल्मोनरी आर्टरी को आप जानते हो ना, ये क्या है? ये एक ऐसी ब्लड वेसल है या एक ऐसी आर्टरी है जो ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जाएगी? लंग्स तक लेकर के जाएगी, वो भी कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। देखो यहाँ पर वही वाली बात हो गई है कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, एक ऐसा ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ना। एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सवाल यहाँ पर यही है कि कौन यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो हम क्या करते हैं? पहले ऑप्शन में देखते हैं कि अरे पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी 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 तो वही होती है ना जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, मतलब यही होगा सही जवाब, टिक कर दो। अरे एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी होते हुए भी वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो भाई ये तो हमारे सवाल का जवाब हो नहीं सकता। नेक्स्ट पर आ जाओ कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होता है बेटा? ऑप्शन बी है वेना केवा। वेना केवा क्या होता है? देखो, वेना केवा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन्स होती हैं। लार्जेस्ट वेन्स 2 होती हैं, एक होती है सुपीरियर और एक होती है इन्फीरियर। कल के लेक्चर में, यानी कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे हार्ट की,
तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी हार्ट में आता है, और वहाँ पर मैं आपको सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के बारे में और डिटेल में पढ़ा दूंगी। लेकिन अभी के लिए आप याद रख लो कि वेना केवा क्या होती है बेटा, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन्स होती हैं। ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन्स होती हैं, दो होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर क्या करेगी, अपर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, हमारे हेड, हमारा हेड है ना, नेक, शोल्डर, हाथ, तो अपर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेकर के जाने का काम होता है सुपीरियर वेना केवा का, और जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाने का काम किसका होता है, इन्फीरियर वेना केवा का। तो एक्चुअली वेना केवा क्या है बेटा, लार्जेस्ट वेन्स है हमारी बॉडी की, दो होती सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। तो सवाल क्या है कि कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, तो बेटा वेन्स तो नहीं, वेन्स तो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो वेना केवा भी इस सवाल का सही जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा, हिपैटिक वेन। हिपैटिक बेटा वर्ड अपन यूज करते हैं किसके लिए, लिवर के लिए, है ना। तो जो वेन लिवर से निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, हिपैटिक वेन, है ना, लिवर की वेन। तो अगेन वेन है बेटा, तो वेन तो जनरली हमको पता है कि क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। यहाँ पर ये सवाल था कि कौन नहीं करेगा, तो ये तो करेगी, मतलब ये हमारे सवाल का सही जवाब नहीं हुआ। लास्ट क्या बचा, पल्मोनरी वेन। आप बोलोगे कि मैम ये भी तो वेन है, पर ये एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी ने क्या करा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो हार्ट से लंग्स तक लेकर के आ गए थे फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है बेटा, लंग्स से हार्ट तक कैसे पहुंचता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कहने को तो वेन्स का क्या काम होता है, पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को लेकर के आना कहाँ तक, हार्ट तक, वो भी कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये क्या होती है, एक्सेप्शंस होती हैं। ये बोलती कि कोई बात नहीं, हम वेन्स है तो क्या हुआ, हम तो लंग्स से हार्ट तक ब्लड लेकर के आएंगे, लेकिन कौन सा, ऑक्सीजन रिच। तो यही तो पूछा गया था कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करेगी, तो वो होगी पल्मोनरी वेन, ठीक है। चल नेक्स्ट, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड वेसल, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोआगुलेटिंग इन द ब्लड वेसल्स। तो कौन सा ऐसा ब्लड का कॉम्पोनेंट है बेटा जो उसको ब्लड वेसल्स में कोआगुलेट होने नहीं देता है, क्लॉट बनने नहीं देता है ब्लड का। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन, या लास्ट ऑप्शन डी हेपेरिन। तो इस सवाल का बेटा सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेपेरिन, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर आपको बतानी है कि क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है कि आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं और वेन्स की दीवारें पतली होती हैं, जिसके कारण आर्टरीज का जो बेटा ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है और वेन्स का जो ल्यूमेन है वो वाइड रहता है, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको पढ़ा चुकी थी, अब वो तो हमने इतनी सी चीज़ें पढ़ ली हैं तो मैंने आपको रिवाइज थोड़ा सा करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आ गया है एक डायग्राम वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा डायग्राम वाला ये सवाल है। देखो, द इमेज बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल ऑफ अ ह्यूमन आर्म। एक इमेज आपको दिख रही होगी जहाँ पर आपको ह्यूमन आर्म, हमारे आर्म की ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन बताया गया है। व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लड वेसल शोन इन द इमेज। ये कौन सी बेटा ब्लड वेसल है, आर्टरी है या वेन है, ये आपको बताना है। और उसके अलावा विच डायरेक्शन विल द ब्लड फ्लो इन सच अ ब्लड वेसल, किस डायरेक्शन में बेटा ब्लड बहेगा इस ब्लड वेसल में। सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन सी ब्लड वेसल है, आर्टरी है या वेन है या कैपिलरीज है। आप बोलोगे कि मैम कुछ बताया ही नहीं गया ऊपर से, अगर हमें चलो इस ब्लड वेसल में ये बताया रहता है कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा तो फिर भी हम कुछ अंदाज़ा लगाते, पर मैम ये तो बहुत ही मुश्किल है, कैसे बताएं कि आर्टरी है या वेन है। तो बुढ़बक ये देखो ना, यहाँ पर क्या है, ये वॉल्व, ये दिख रहा है वॉल्व, ये तो वॉल्व कहाँ पाए जाते हैं, वेन्स में ना। तो डेफिनेटली ये क्या है बेटा, एक वेन ही तो है ना। आर्टरीज में होते हैं वॉल्व्स, ना कैपिलरीज में होते हैं, कहाँ होते हैं, वेन्स में होते हैं। तो इस ब्लड वेसल में क्या है, वॉल्व है ना, मतलब ये वेन है। फिर आपसे पूछा कि अब ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा इस वेन में, इस ब्लड वेसल में। तो फ्रॉम P टू Q, ये दिख रहे हैं दो पॉइंट्स P एंड Q,
तो ब्लड कहाँ बहेगा, कैसे बहेगा, पी से क्यू जाएगा, पी से क्यू जाएगा। और अगर बैक फ्लो हुआ, ब्लड दोबारा से क्यू टू पी आया, तो ये वॉल्व क्या करेंगे बेटा, ऐसे बंद हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई मतलब कि आंसर क्या होगा, फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू ब्लड जाएगा, मूव करेगा, और ये क्या है, एक वेन है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक से बेटा सवाल आ जाते हैं कभी कभी। सो दैट सॉल्व फॉर टुडे। आज अपन ने कुछ ब्लड वेसल्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमने पूरा टॉपिक एक बार क्या करा है, रिवाइज कर लिया। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब कर लो, कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार है भाई। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ